दो काली जेठानी तीन गोरी देवरानी की पहली होली। रुको रुको, कहाँ बचकर जा रही हो? आज तुम्हें गुलाल तो लगा ही लूं तुम्हारे गोरे गोरे चिकने चिकने गालों पर। ये रंग बहुत प्यारा लगेगा। अगर तुम मुझे गुलाल लगाओगी तो मैं भी तुम्हें गुलाल लगाऊंगी। तुम मुझे गुलाबी लगाओगी, मैं तुम्हें नीला गुलाल लगाऊंगी जो तुम्हारे चेहरे पर खिलकर दिखाई देगा। मेघा और सुप्रिया एक दूसरे के गालों पर एक दूसरे को गुलाल लगा रही होती हैं और बहुत खुश हो रही होती हैं। तभी वहां पर अमृता आती है और उन्हें होली खेलते हुए देखती है। ओहो, तुम्हारी ही नहीं, इस घर में मेरी भी पहली होली है। मुझे भी तुम्हें गुलाल लगाना है। मुझसे बचकर कहाँ जाओगी? अरे अरे अमृता, तुम्हारे चेहरे पर तो पहले से ही गुलाल लगा है। लगता है रोहित जी के साथ कमरे में खूब होली खेल कर आ रही हो। अरे हाँ हाँ, तुम तो जानती हो आज मेरी पहली होली, और पहली होली वाले दिन रोहित जी माने बगैर रह थोड़े सकते हैं। मैं तो परेशान हो गई हूँ, जब से उठी हूँ तब से बार बार मेरे गालों पर गुलाल लगा रही है। हाय हाय, कितना प्यार है तुम दोनों के अंदर। काश हमारे पति भी हमें इतना प्यार करते। लेकिन देखो तो जरा, हम दोनों के पति तो आराम से कंबल तान कर सो ही रहे हैं। अरे तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? एक काम करो, गुलाल ले जाओ अपने पतियों के पास और बिस्तर में घुसकर उन्हें लगा दो। अमृता की बात पर सुप्रिया और मेघा दोनों हंसने लगती हैं। वो दोनों देवरानियां आपस में होली खेल ही रही थीं कि तभी वहां शकुंतला भी आ जाती है। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है! तुम तीनों तो आपस में ही होली खेल रही हो, लेकिन तुम्हारी जेठानियां कहाँ हैं? अपनी सास के मुंह से अपनी जेठानियों के नाम सुनते ही उन तीनों के तन मन में आग लग जाती है। अरे उन्हें बुलाने की क्या जरूरत है? छोड़ो माँ जी, हम हैं तो सही होली खेलने के लिए। वैसे भी उनके ऊपर कौन सा कोई होली का रंग चढ़ने वाला है। हाँ, हमारी जेठानियां इतनी काली जो हैं, काश वो भी हमारी तरह सुंदर और गोरी होती। वो हम सभी में जरा भी मैच नहीं होती। मुझे तो उनके साथ खड़े होने में भी शर्म आती है। तुम तीनों को अपनी जेठानियों के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। अरे जैसी भी हैं, तुमसे बड़ी हैं और तुम्हारी जेठानियां हैं। अपनी सास की बातें सुनने के बाद वो तीनों थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती हैं, जिसके बाद शकुंतला अपनी दोनों बड़ी बहू को बुलाने के लिए पहुंच जाती है। अरे सलोनी, कावेरी, कहाँ हो तुम दोनों? तुम्हें होली नहीं खेलनी है क्या? शकुंतला उन्हें बुलाने आती ही है कि तभी अचानक से सलोनी और कावेरी शकुंतला के पास गुलाल लेकर आती हैं और उसके गालों पर गुलाल लगाकर कहती हैं, हैप्पी होली माँ जी। इस होली की आपको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे आपका ये त्योहार बहुत अच्छे से गुजरे। हाँ माँ जी, और आप हमेशा खुश रहें और आपकी लंबी उम्र हो। अरे वाह मेरी प्यारी बहू, बहुत खूब। लगता है तुमने अभी किसी के साथ होली नहीं खेली है। अरे माँ जी, ये हमारी पहली होली है। आपको रंग लगाए बिना हम होली कैसे खेल सकते हैं? हाँ माँ जी, सबसे पहले आपको गुलाल लगाकर हमें आपका आशीर्वाद लेना था। दोनों बहू सबसे पहले अपनी सास के पैर छूती हैं, जिसके बाद शकुंतला उन दोनों को आशीर्वाद दे देती है और कहती है, सदा सुखी रहो, सदा सुहागन रहो। तुम्हारी मनोकामनाएं हमेशा पूरी हो और जल्दी से पुत्रवती हो जाओ। शकुंतला आशीर्वाद देने के बाद वहां से चली जाती है, जिसके बाद सलोनी और कावेरी आपस में बातें करने लगती हैं। हमने अपनी सास को रंग तो लगा दिया, अब हमारी प्यारी देवरानियों को रंग लगाने चलते हैं। हाँ हाँ, उनके साथ भी तो होली खेलने का हमारा फर्ज बनता है। आखिर हमारी छोटी बहन जैसी जो है। कावेरी और सलोनी दोनों ही अपनी तीनों जेठानियों के पास पहुंच जाती हैं। वो तीनों इतनी गोरी थीं कि उन तीनों को अपनी सुंदरता का इतना घमंड था कि वो अपनी जेठानियों को अपने करीब आते हुए कहती हैं, देखो मुझसे तो दूर ही रहना, मेरे पास मत आना। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे गंदे काले रंग मेरे चेहरे पर लगे। क्या पता तुम्हारे गंदे रंग मेरे चेहरे को खराब कर दे। देखो मेरे चेहरे पर तो पहले से ही गुलाल लगा हुआ और तुम्हें और लगाने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हारे काले काले हाथों में गुलाल का रंग लगकर वो और भद्दा हो जाएगा, और मैं ऐसा नहीं चाहती। मुझे जितनी होली खेलनी थी मैंने खेल ली। अब मैं बाहर घूमने जा रही हूँ। अगर तुम दोनों को मेरे साथ चलना है तो चलो, वरना इन काली जेठानियों के साथ होली खेलो। अमृता जाने आने लगती है, जिसके पीछे पीछे सुप्रिया और मेघा भी चलने लगती हैं। उन दोनों को इस तरह जाते हुए देख सलोनी और कावेरी को बहुत बुरा लगता है और वो अपने आपस में कहती हैं, आखिर हमारी देवरानियों को हमसे दिक्कत क्या है? हमने तो उनका कभी कुछ बिगाड़ा ही नहीं। आज हमारी सबसे पहले होली थी। अरे कम से कम आज के दिन तो इन्हें हमारे साथ अच्छे से रहना चाहिए।
हे भगवान, सलोनी तुम भी ना हद करती हो। तुम्हें नहीं पता वो तीनों हमें कितना इग्नोर कर रही थी। वो तो चाहती ही नहीं कि हम उनके आसपास भी भटके, इसलिए हमें उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। चलो अब बाहर जाकर अपनी सहेलियों के साथ होली खेलते हैं। कावेरी और सलोनी बहुत ज्यादा खुश थीं। वो चुपचाप अपनी सहेलियों के साथ होली खेलने के लिए पहुंच जाती हैं, जहां उन दोनों की सभी सहेलियां उनको गुलाल लगाती हैं और उनके साथ अच्छे से होली खेलती हैं। अच्छा कावेरी, तुम मुझे गुलाल पर गुलाल लगाओगी और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे हाथों से बच जाओगी? रुको, मैं तुम्हें ऐसा रंग लगाऊंगी कि तुम्हारे चेहरे से छूटेगा ही नहीं। सलोनी अपने हाथों पर रंग लगाकर कावेरी के चेहरे पर लगा देती है और बहुत खुश हो जाती है। अरे कोई बात नहीं, जितने रंग लगाने हैं लगा लो, मैं सभी रंग आराम से छुड़ा लूंगी। मेरे पास एक टेक्निक जो है, और ये टेक्निक मैं किसी को नहीं बताऊंगी। ऐसा कहकर कावेरी सलोनी को पिचकारी मारती है। वो दोनों इतने खुश होते हैं कि उन्हें इतना खुश देखकर अमृता, सुप्रिया, मेघा से रहा नहीं जाता और वो उन्हें बहुत ताने देने लगती हैं। हे भगवान, जरा देखो तो सही, एक तो ये पहले ही इतनी काली कलूटी है, ऊपर से इनके ऊपर ये जो रंग चढ़ा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ये दोनों कोई चुड़ैल हो। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मुझे तो इनकी शक्ल देखकर हंसी आ रही है। पूरा चेहरा काला और इनके दांत सफेद चमक रहे हैं। हे भगवान, इनके जितना फनी चेहरा तो कोई होगा ही नहीं। अच्छा सुनो, मेरे पास एक बहुत प्यारा प्लान है। क्यों ना हम कुछ खुराफाती करें हमारी जेठानियों के साथ? अमृता, मेघा और सुप्रिया को अपना प्लान बताती हैं, जिसके बाद वो तीनों अपनी जेठानियों के पास जाती हैं और उनके साथ होली खेलने लगती हैं। अरे अरे जेठानी जी, अकेले अकेले होली क्यों खेल रही हो? हम भी तो तुम्हारी देवरानियां हैं, हमें भी अपने साथ जरा होली खिलाओ। मेघा के कहने पर सलोनी और कावेरी दोनों उनके साथ होली खेलने लगती हैं। देखते ही देखते मेघा, सुप्रिया और अमृता तीनों ही बेचारी सलोनी और कावेरी को इतनी जोर से धक्का देती हैं कि वो दोनों बेचारी कीचड़ में जाकर गिर जाती हैं। अरे तुमने ये क्या किया? होली के त्योहार पर तुमने हमें कीचड़ के अंदर धक्का क्यों दे दिया? देखो जरा, हमारे सारे कपड़े गंदे हो गए। देखो तो सही, अब आया है इनके चेहरे पर असली निखार होली का। अरे अब खेली है ना तुमने असली होली। अमृता, मेघा, सुप्रिया तीनों ही अपनी काली जेठानियों का बहुत मजाक उड़ाती हैं, जिसके चलते सलोनी और कावेरी को बहुत बुरा लगता है और वो दोनों बेचारी होली अच्छे से खेले बिना ही वापस अपने घर पहुंच जाती हैं। पूरे दिन सुप्रिया, मेघा, अमृता तीनों अपनी सास और अपने परिवार के साथ अच्छे से होली खेलती हैं, लेकिन कावेरी और सलोनी अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। जैसे ही होली खत्म हो जाती है, शाम को सुप्रिया, मेघा, अमृता तीनों ही अपने कमरों में जाकर अपना चेहरा धोने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनके चेहरे पर रंग उतरता ही नहीं। हे भगवान, ये सब क्या हो गया है मेरे चेहरे पर? अब मैं क्या करूं? ओहो, ये काला रंग तो हट ही नहीं रहा। ये क्या, मेरे चेहरे पर तो कोई एलर्जी हो गई है। बहुत जोरों से चीस मच रही है। उन तीनों का बहुत बुरा हाल हो जाता है, जिसके चलते वो रोते हुए अपनी जेठानियों के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं, जेठानी जी हमारी मदद करो, देखो हमारा चेहरा कैसा हो गया, ये होली का रंग छूट ही नहीं रहा। तभी वहाँ शकुंतला आती है। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है तीनों के चेहरे ठीक करने की। इन्होंने जो तुम्हारे साथ किया बिल्कुल अच्छा नहीं किया। हम तीनों को अपनी गलती का पछतावा है माँ जी, लेकिन हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। अगर हमारा चेहरा खराब हो गया तो? अरे तो क्या, तुम तीनों को तो सबक मिलना जरूरी है। ऐसा कहकर शकुंतला वहां से गुस्से से चली जाती है, लेकिन सलोनी और कावेरी को अपनी देवरानी के ऊपर रहम आ जाता है और वो उन तीनों की मदद कर देती है, जिसके चलते उनके चेहरे से सारा रंग छूट जाता है। और उस दिन के बाद से सुप्रिया, मेघा और अमृता तीनों ही अपनी जेठानियों का अच्छे से आदर करती हैं और उनके साथ अच्छे से रहने लगती हैं। गरीब ईमानदार चोर बहू। माँ, अब मैं और चोरी करना नहीं चाहती। अगर तेरा ये भाषण खत्म हो गया है तो चुपचाप जा और जाकर धंधे पर लग जा। हाँ हाँ, जा रही हूँ। खाने को तो देती नहीं हो और जब देखो चोरी करवाती हो। ऐसा कहकर योगिता चोरी करने चली जाती है। वो एक बस स्टैंड पर खड़ी हो जाती है, जहाँ कई सारे आदमी, औरत और बच्चे खड़े होते हैं, जिन्हें देखकर योगिता अपने मन ही मन सोचती है, क्या बात है, आज तो कोई अमीर इंसान यहाँ दिख ही नहीं रहा है जिसकी पॉकेट ढीली करने में मुझे मजा आए। योगिता अपना शिकार ढूंढने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आता। तभी उसे एक अंधी अमीर औरत दिखाई देती है। लगता है मुझे मेरा शिकार मिल गया। वो ऐसा सोचकर उस बूढ़ी औरत के पास जाती है और कहती है, अरे अम्मा जी, आपको सड़क पार करने में दिक्कत हो रही है?
चलो मैं आपकी मदद कर देती हूँ। योगिता उस बूढ़ी औरत की मदद करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी उसे उस बूढ़ी औरत के पर्स में ढेर सारे पैसे दिखाई देते हैं। अरे अम्मा जी, आपके पर्स से नोट गिरने को हो रहे हैं, लाओ मैं इन्हें संभाल कर आपके पर्स में रख देती हूँ। हाँ बेटी, अगर तुम मेरी मदद कर सकती हो तो कर दो। तुम्हें पता है मेरे अपाहिज पति हॉस्पिटल में एडमिट हैं। मुझे उनके इलाज के लिए ये पैसे किसी तरह हॉस्पिटल लेकर जाने हैं। ये मेरी मालकिन ने मुझे दिए हैं। मालकिन ने दिए हैं? ये आप कैसी बातें कर रही हो? आप तो खुद इतनी अमीर हो। अरे बिटिया, जैसा दिखता है असल में वैसा होता नहीं है। ये तो मेरी मालकिन ने मुझे कपड़े पहनने के लिए दिए थे। मैं तो अंधी हूँ और बहुत गरीब भी। ये सब सुनने के बाद योगिता को अपनी गलती का पछतावा होता है, जिसके बाद वो उस बूढ़ी औरत के पैसे चोरी किए बिना ही उसकी मदद करती है और वहां से चली जाती है। ऐसे ही दिन भर वो अमीरों को ढूंढती है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। अरे यार, आज तो कोई बकरा हाथ नहीं लगा। अब तो अपनी माँ की मुझे जली कटी बातें सुननी पड़ेंगी। ऐसा सोचकर योगिता वापस अपने घर की तरफ आ जाती है। घर आने के बाद जब रेशमा उससे पैसे मांगती है तो योगिता उसे पैसे नहीं दे पाती, जिसके चलते रेशमा उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारती है। ये घर पैसों से चलता है, हवा पानी से नहीं। अरे एक माँ होकर तुम अपनी बेटी से चोरी करवाती हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? वो तो मेरी बेटी के रगों में मेरा खून दौड़ रहा है, इसके चलते वो चोरी नहीं कर पाती। शुक्र है कि वो तुम्हारी तरह नहीं है। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी लाडली बेटी से छुटकारा पाना चाहती हूँ। मैं इसकी एक गरीब घर में शादी करवा दूंगी और देखना फिर इसे इसकी गरीबी का एहसास होगा। ऐसा सोचकर करिश्मा योगिता की शादी करवा देती है। शादी के कुछ दिनों बाद योगिता को गरीबी का सामना करना पड़ जाता है, लेकिन वो अपने पति के साथ अच्छे से रहती है और सबका ख्याल अच्छे से रखती है। एक दिन की बात है। माँ जी, घर में राशन तो खत्म हो गया है, अब मैं सबके लिए क्या बनाऊं? अरे बहू, अब मैं तुझे क्या बताऊं? जब तक किशन घर नहीं लौट आता हम ऐसे ही भूखे रहना पड़ेगा। शकुंतला की बात सुनने के बाद योगिता सभी गंदे कपड़े ले जाकर धोने लगती है, जिसके चलते वो अपने दिमाग में सोचती है, बहुत हुआ, शादी के चलते मैंने चोरी चकारी करना छोड़ दिया था, लेकिन अब मैं अपने परिवार को इस तरह नहीं देख सकती। मुझे कोई बड़ा हाथ मारना चाहिए। ऐसे सोचकर योगिता शाम के वक्त अपने घर के आसपास की जगह में टहलना शुरू कर देती है, ताकि वो अमीर लोगों के घर पर नजर रख सके। अरे वाह, क्या बात है! ये घर तो कुछ ज्यादा ही खूबसूरत है और अमीरों का लग रहा है। आज की रात मैं इस घर में चोरी करूंगी। योगिता रात होने का इंतजार करने लगती है। जैसे ही आधी रात होती है, आधी रात के समय वो छुपकर उस घर में पहुंच जाती है, जहां वो उस घर के बेडरूम के अंदर एक बड़ी सी तिजोरी देखती है। क्या बात है बिडू, अब आएगा मजा। ऐसा सोचकर योगिता अपने सिर से पिन निकालती है और तिजोरी खोलना शुरू कर देती है। देखते ही देखते वो तिजोरी खोल देती है और उसके अंदर कई सारा सोना और पैसा होता है, जिसे देखकर योगिता बहुत खुश होती है। आखिरकार मैंने तिजोरी खोल ही ली। इसमें तो काफी सारा पैसा है, अगर थोड़ा सा भी ले लूं तो क्या चला जाएगा। योगिता अपने ससुराल वालों की परेशानी को दूर करने के चक्कर में चोरी कर लेती है, जिसमें से वो केवल उतना ही पैसे चुराती है जितने की उसे जरूरत होती है। इतना सारा पैसा मेरे लिए काफी है, कल मैं अपने घर का राशन डलवा लूंगी। ऐसा सोचने के बाद योगिता रात के समय वापस अपने घर लौट आती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, योगिता लल्लन की दुकान पर जाती है और उससे पूरे महीने का राशन खरीद लेती है। अरे वाह भाई वाह, आज तो कमाल ही हो गया। तुम जैसे गरीब लोग पूरे महीने का राशन खरीद रहे हो। अरे दरअसल किशन जी की तनख्वाह मिल गई है तो सोचा महीने का राशन एक बार ही डलवा लूं। ऐसा कहने के बाद योगिता सारा राशन घर ले आती है, जिसके बाद योगिता सबके लिए अच्छा सा नाश्ता बनाती है, जिसके चलते शकुंतला उससे पूछती है, अरे बहू, मुझे समझ नहीं आ रहा, कल तक तो घर में राशन का एक दाना तक नहीं था और फिर तू इतना सारा राशन कहाँ से ले आई? और अभी तो मुझे भी पैसे नहीं मिले। अजी, ये तो मेरे कुछ पैसे रखे थे जो मेरी माँ ने मुझे दिए थे, बस वही है जिससे मैं राशन लेकर आई हूँ। अच्छा बहू, ये तूने बहुत अच्छा किया, लेकिन अगर तेरे पास कुछ पैसे रखे हैं तो क्यों ना तू किशन का कोई काम खुलवा दे, कम से कम उसे दिहाड़ी मिलने का इंतजार तो नहीं करना पड़ेगा। कहती तो आप बिल्कुल सही हो, इसके बारे में मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। चलिए माँ जी,
आप चिंता मत कीजिए, मैं किशन जी का एक अच्छा काम जरूर खुलवाऊंगी। यहाँ योगिता अपने परिवार की भलाई सोच रही होती है तो वहीं दूसरी तरफ शिल्पा के घर में हुई चोरी के बारे में उसे पता चल जाता है, जिसके चलते वो पुलिस में कंप्लेंट लिखवा देती है। देखिए, मैं नहीं जानती कि आखिर चोर चाहता क्या था। चोर ने बहुत ही मामूली से पैसे पूरी तिजोरी के अंदर से चोरी किए हैं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप उस चोर को पकड़ें ताकि वो किसी का ज्यादा नुकसान ना करे। आप बेफिक्र रहिए, हम चोर को जल्दी पकड़ लेंगे। पुलिस चोर को ढूंढना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ योगिता की चोरी बंद ही नहीं होती। अब उसे अपने पति का काम खुलवाना था। हे ऊपर वाले, केवल आज और मेरा साथ दे देना, आज के बाद मैं चोरी कभी नहीं करूंगी। योगिता अपनी आखिरी चोरी करने जाती है। वो एक घर में घुस जाती है जहां वो तिजोरी ढूंढना शुरू कर देती है। आखिर तिजोरी कहाँ है? अब मैं क्या करूं? मुझे किसी तरह तिजोरी ढूंढनी ही होगी। योगिता घर में तिजोरी ढूंढ ही रही थी कि तभी उसे एक बैग में कई सारे पैसे भरे हुए नजर आते हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। लेकिन तभी उसे कुछ आवाज आती है। देख भाई, दोनों मियाँ बीबी आराम से सो रहे हैं, इनका काम तमाम करते हैं। इन्होंने हमें ऑफिस से निकाल दिया था। हाँ बिल्कुल, बदला भी पूरा होगा और पैसे भी हाथ लग गए। कैलाश और हरी दोनों अनुराधा और उसके पति को मारने जा ही रहे होते हैं कि तभी योगिता लाइट्स ऑन कर देती है और उनके सामने वो बड़ा सा चाकू लेकर खड़ी हो जाती है। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। ऐसा कहने के बाद योगिता पुलिस को कॉल कर देती है, जिसके तुरंत बाद वहाँ पुलिस आ जाती है और चोरों को गिरफ्तार कर लेती है। मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैं केवल थोड़े से पैसे चोरी करने आई थी ताकि मैं अपने पति का कोई काम खुलवा सकूं। मैं सिर्फ अपने पति और अपने ससुराल वालों का भला चाहती हूँ और इसलिए मैंने ऐसा कदम उठाया। माना कि तुम चोर हो, लेकिन तुम दिल की बहुत साफ हो। अपनी जान की परवाह किए बिना तुमने हमारी जान बचाई। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पति को एक अच्छी नौकरी दे सकता हूँ, जिससे तुम्हारी सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। ये सुनने के बाद योगिता को बहुत खुशी मिलती है, जिसके बाद वो किशन को विक्रम के पास भेज देती है। विक्रम किशन को एक अच्छी नौकरी देता है, जिससे उनका अब घर अच्छा खासा चलने लगता है। अब योगिता हमेशा हमेशा के लिए चोरी करना छोड़ देती है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।